Hello students, welcome to Gnanmanjri Vidyapeeth Online Education. I am Abhishek Goswami. I hope that you all are fine and safe at your home. So in the last lecture we have completed fundamental rights, and in the today's lecture we are going to start with the fundamental duties. So let's get start the topic. So first of all, the people of India were more aware of their rights and duties since ancient times. People of India राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में एंशियंट टाइम से ही हमें पता है. वी ऑल आर अवेयर since ancient times about rights and duties. Just as the citizens are given various fundamental rights, various fundamental duties were incorporated by the constitutional amendment in 1976. Means हमारे पास फंडामेंटल राइट है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सभी सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किए हैं. अलॉन्ग विथ फंडामेंटल राइट्स हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज भी है. फंडामेंटल ड्यूटीज वर incorporated by the constitutional amendment 1976. The fundamental duty aims to inculcate love for nation, national integrity, various high ideals and value awareness among its citizens. फंडामेंटल ड्यूटी का मेन एम क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी एम्स टू इनकलकेट लव फॉर नेशन, national integrity, various high ideals and value awareness among its citizens, thereby helping in developing the nation. So फंडामेंटल ड्यूटी क्या करेगी? हमारे नेशन के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी यूजफुल है. So every citizen of India should contribute towards the protection of nation's unity, integrity and sovereignty so that these there remains peace, security, communal harmony and accord. So हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम हमारे कंट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. मीन्स नेशन की यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए, सोवरेनिटी के लिए हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. इट इज़ अवर ड्यूटी. एंड हमारा ये भी करना है कि वी शुड रिमेन्स पीस, सिक्योरिटी, कम्युनल हारमोनी एंड अकॉर्ड इन द इंडिया. सो इट इज़ अवर फंडामेंटल ड्यूटी कि हमें क्या करना है, हमारे कंट्री में हारमोनी, पीस, सिक्योरिटी, अकॉर्ड मेंटेन करके रखना होगा. Then let's move to further. So then let's learn about what are the fundamental duties incorporated in the constitution. So first, the to abide by the constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and national anthem. To abide by the constitution, all citizens should be abide by the constitution. हमें कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना है. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन की जो कुछ भी बातें है इसको हमें फॉलो करना है. एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आइडियल्स है, जो भी बिलीफ है, जो भी वैल्यूज है, इसकी हमें रिस्पेक्ट करनी होगी. द नेशनल फ्लैग, द नेशनल एंथम मीन्स हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम को हमें रिस्पेक्ट प्रोवाइड करनी होगी. दिस इज अवर फंडामेंटल ड्यूटी. Then to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for the freedom. Means हमें क्या करना है, नोबल आइडियल्स है जो हमारे नेशनल स्ट्रगल में जो मीन्स फ्रीडम मूवमेंट में जो हमारे जो आइडियल्स थे इसको हमें फॉलो करना है. मीन्स जैसे कि नॉन वायलेंस, ट्रूथ है, देन सेक्युलरिज्म, सॉवरेनिटी को मेंटेन रखना है. ये आइडियल्स को हमें फॉलो करना होगा कंप्लीटली. थर्ड पॉइंट, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. हमें क्या करना है, हमारी कंट्री के यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करके रखना होगा. एंड हमें सपोर्ट भी करना है कि
हमारे इंडिया में यूनिटी मेंटेन हो, इंटीग्रिटी हो, कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारी यूनिटी को खतरा हो जाए। फोर्थ पॉइंट, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी हमारे कंट्री को ज़रूरत हो, हमें कंट्री की हेल्प करनी है, टू डिफेंड द कंट्री। अगर एक्सटर्नल अटैक हमारे इंडिया में हो जाता है तो हमें, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें भी आर्मी में ज्वाइन होना होगा। रेंडर नेशनल सर्विस, नेशनल सर्विस भी करनी होगी जब भी हमें अगर ज़रूरत पड़ती है तब। Fifth point, to promote harmony and spirit of common brotherhood amongst all people of India, transcending religious, linguistic, and regional and sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of woman. मीन्स हमारे में एक स्पिरिट होनी चाहिए ब्रदरहुड की। मीन्स वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मीन्स हमारे ऑल सिटीजन से इसको हम ब्रदर और सिस्टर मानते हैं। मीन्स हमें मीन्स कोई रिलीजियस मैटर में हमें कोई बढ़ावा नहीं देना, मीन्स सेक्युलरिज्म को फॉलो करना है। देन लिंग्विस्टिक, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बट यूनिटी, इट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ इंडिया, इट इज़ द पेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया। सो ये स्पिरिट, ये हारमोनी को हमें मेंटेन करके रखना होगा। एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिस इज डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमन। वुमन की डिग्निटी को अगर खतरा है तो ऐसी प्रैक्टिस को त्याग करना होगा। रिनाउंस मीन्स त्याग, सेक्रीफाई करना होगा। सिक्स्थ पॉइंट, to value and preserve the rich heritage of composite culture, मीन्स हमारे कल्चर को प्रिजर्व करना है। जैसे कि कोई भी मॉन्यूमेंट है तो उस पर हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, बल्कि उसका हमें प्रिजर्वेशन करना होगा। सेवंथ पॉइंट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। मीन्स जो भी नेचुरल एनवायरनमेंट है इसका स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, इसको बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। एंड लिविंग क्रिएचर्स के लिए हमें कंपेशन दिखाना होगा, टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। देन लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट एंड इट इज to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। मीन्स हमें साइंटिफिक अप्रोच अपनाना होगा, ह्यूमनिज्म को डेवलप करना है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमारे कंट्री में कैसा काम चल रहा है, क्या क्या रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ऐसी स्पिरिट हमारे सब में होनी चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर वायलेंस। मीन्स पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ हो, मीन्स पब्लिक को कोई भी टाइप का कोई खतरा ना हो, ये हमें सेफ गार्ड प्रोवाइड करना होगा। एंड एब्जॉर वायलेंस, वायलेंस तो हमें कभी भी करना ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्पीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। मीन्स एक्सेलेंस को हमें अपनाना है, मीन्स हमारा कलेक्टिवली और इंडिविजुअली हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए। एंड ये एक्सेलेंस हमारा है, ये नेशन के फायदे में होना चाहिए, इससे नेशन का नाम आगे बढ़े, ऐसे हमारे एंडेवियर होना चाहिए, अचीवमेंट होनी चाहिए। एंड 11th point, who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child, or the case may be ward between the age of 6 and 14 years। मीन्स कोई भी पेरेंट है, कोई भी गार्डियन है, इसको अपने बच्चे के लिए एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी होगी। दिस इज द रूल, लाइक the age between 6 to 14, compulsory education should be provided to the children।
ये एक रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि चाइल्ड लेबर एक्टिविटी को कम करना है। कंपलसरी 6 to 14 years तक आपको एजुकेशन लेना होगा। Then 6th January is celebrated as Fundamental Duties Day in India. You must remember this point कि 6th January is celebrated as Fundamental Duty Day in the India. Of all these duties, some duty are backed by the law. Means सभी ड्यूटी मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट कई ऐसी ड्यूटी है जो लॉ से बंधी हुई है। मीन्स उसको लॉ सपोर्ट करता है। द पर्सन वायलेटिंग इट कैन बी सेंटेंस्ड। इसमें से अगर कोई एक भी फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन होगा तो हमें जेल भी हो सकती है। सभी ड्यूटीज लॉ से बैक नहीं है, बट कुछ ऐसी ड्यूटीज है अगर हम इसका वायलेशन करेंगे तो हमें जेल में भी जाना होगा। A teacher should make efforts so that students follow the duties and they become aware and conscious। सो क्या है कि टीचर को भी अपने एफर्ट्स लगाने होंगे, स्टूडेंट्स को बताना होगा कि ड्यूटीज़ क्या है, अवेयरनेस फैलानी है, कॉन्शियसनेस फैलानी है। It is our duty and responsibility as a citizen to see that various social evils and customs prevailing in the society should be eradicated, like untouchability, drudgery, child labor, woman exploitation, dowry, female foeticide, ill customs and superstition। मीन्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हमें जो सोशल इविल्स है, जो कस्टम्स है, जो सोसाइटी में चलती आ रही है, इसको हमें इराडिकेट भी करना है। लाइक अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी हमारी सोसाइटी में देखने को मिलता है। ड्रेजरी, देन चाइल्ड लेबर एक्टिविटी, वुमन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो इसको हमें इराडिकेट करना होगा। डोरी सिस्टम, इट इज़ फेमस इन हरियाणा, राजस्थान। फीमेल फोइटिसाइड, इल कस्टम्स, सुपरस्टिशन, ये सभी को हमें इराडिकेट करना है। These duties are directive in conveying us that what as a sensible or aware citizen must do. If citizen propagates the importance and utilization of fundamental duties, then future citizens develop the feeling of national responsibility and international brotherhood, just an exploitation free society। Means ये फंडामेंटल ड्यूटीज एंड राइट्स अगर हम इसको फॉलो करेंगे, मीन्स हम अगर इस पॉइंट के बारे में अवेयर होंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी समझ में आएगा कि नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंटरनेशनल ब्रदरहुड कैसे मेंटेन होता है, एंड एक्सप्लॉयटेशन फ्री सोसाइटी कैसे बनेगी। ये सभी पॉइंट्स के बारे में हमारी फ्यूचर जनरेशन भी अवेयर हो पाएगी। Then let's move to next point, and it is directive principles of state policy. So directive principles of the state have been incorporated in chapter number 4 of the Constitution. The objective of directive principles of state policy is to guide the present and future center and state governments in the policy making in various policy related field। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट ये क्या है? मीन्स कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स है, इसको अगर हम फॉलो करते हैं, मीन्स हमारा स्टेट इसको फॉलो करेगा तो ये स्टेट के लिए बेनिफिट होगा। मीन्स ये प्रिंसिपल्स हमारे स्टेट के लिए काफ़ी बेनिफिट होते हैं। सो दिस प्रिंसिपल्स आर डायरेक्टिव, द स्टेट इज नॉट बाउंड टू फुलफिल देम। मीन्स ये प्रिंसिपल्स को अगर हमें फॉलो करना है तो हम कर भी सकते हैं, और अगर हमें नहीं करना है तो हम नहीं करेंगे। मीन्स द स्टेट इज नॉट बाउंड टू फुलफिल देम, बट ये प्रिंसिपल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेटेड है। मीन्स इसका यूज कैसे करना ये गवर्नमेंट के ऊपर है, बट इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। But it is the moral responsibility of the state to keep these principles in the center for framing any policy। बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके अकॉर्डिंग ही कोई भी लॉ मेकिंग प्रोसेस हो, बिकॉज दिस
directive principles are very beneficial for the state. मीन्स कोई स्टेट है फॉलो करना चाहता है तो कर सकता है, अगर उसको नहीं करना तो नहीं करेगा, बट ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो गए. सो इट इज़ द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट to keep these principles in the center for framing any policy. The main objective of this principle is to see that any political, social, and economic justice should be available to all, such as social structure should be established. मेन ऑब्जेक्टिव ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के यही है कि हमारी सोसाइटी में सभी को पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस मिलना चाहिए. दिस justice should be available to all and such a social structure should be established. और इससे क्या होगा, एक social structure establish होगा. For the fulfillment of the objectives and aims of the state, the principle serve as a guideline. There is no provision in the constitution to implement these principles of law. Means constitution में कोई भी ऐसा provision नहीं है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बताए. मीन्स कोई भी स्टेट को कंपलसरी ये फॉलो नहीं करना. स्टेट मीन्स यहाँ पर कंट्री की बात हो रही है. मीन्स कंट्री को, इंडिया को ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं तो वो कर सकता है, बट कोई ऐसा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को नहीं मिलता. सो दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स डू नॉट प्रोवाइड एनी लीगल सपोर्ट और लीगल राइट. Then also the framing and administrating the laws of the state, these are fundamentals. Dr. Baba Saheb Ambedkar to rule the regime, these principles are the foundations. डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने क्या किया है, कहा है कि अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो ये हमारे इंडिया के फाउंडेशन के लिए काफ़ी अच्छा है. To rule the regime, these principles are the foundations. It means the attempt to establish political democracy in our constitution. Means ये हमारे political democracy को काफ़ी प्रमोट करता है. Political democracy is incomplete without social and economical democracy. ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अगर कोई भी कंट्री डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी होगी. जैसे कि रशिया इज़ अ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी देखने को नहीं मिलती. सो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज इनकम्प्लीट विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी, एंड इसके लिए ही डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या कहता है कि सभी पर्सन को, ऑल सिटीजन्स को यहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस मिलना चाहिए. मीन्स यहाँ पर एक सोशल स्ट्रक्चर बिल्डअप होगा अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंक्लूडेड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन 4 sections of the amendment. The kind of century that we want to create, the kind of society we want to construct, that vision is reflected in the directive principles. Means vision क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का मेन विजन यही है कि द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी वांट टू क्रिएट, जैसा कंट्री हमें बनाना है हम बना सकते हैं. द काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट टू कंस्ट्रक्ट, मीन्स हमारी एस्पायरेशन के अकॉर्डिंग हम हमारा कंट्री, हमारी सोसाइटी को बना सकते हैं. दिस इज द मेन विजन ऑफ डायरेक्टिव पॉलिसीज. The directive principles are actually directions given by the Constitution to union and state governments to adopt such policies that would help to establish an unbiased society in our country. मैंने आपको क्या बताया कि ये डायरेक्शंस है, फॉलो करना है तो करो वरना ना करो, बट ये डायरेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को. अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपके इंडिया में, मीन्स आपके कंट्री में अनबायस्ड सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा. मीन्स सोशल इक्वालिटी मेंटेन होगी. देन द प्राइमरी एम ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इज टू एस्टैब्लिश अ सोशल सिस्टम
based on social, economic and political justice. अगेन रिपीट पॉइंट आया कि भाई सोशल सिस्टम अगर आपको एस्टाब्लिश करनी है तो यहाँ पर सोशल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस सभी को मिलना चाहिए एंड दिस इज द एम ऑफ फंडामेंटल डेमो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. These principles are about the implementation of the objectives and ideals presented in the preamble. Preamble इसमें जो ideals है objectives है इसके implementation के बारे में भी principles बताता है कि कैसे अगर हम इस principles को use करेंगे तो preamble में जो बातें लिखी गई है इसका भी implementation automatic हो जाएगा. So these principles are not included in the Constitution of India. These principles do not serve legal rights or the legal backing or legal utilization. Means ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेट कंपलसरी ये प्रिंसिपल्स को फॉलो करे. कोई इसके ऊपर लीगल राइट्स नहीं है, लीगल प्रोविज़न नहीं है. For the proper administration of the state, these principles are channelized. These principles incorporate such rights as are required for overall development of mankind. So this is about our today's lecture. In this lecture we have discussed about two important topics. First of all we have discussed about fundamental duties, and in the last we have started our new topic and it is directive principles. So I hope you understood very well about all the topics related to this lecture, and if you have any doubts regarding this lecture you can ask me anytime. So now this is end of the video. In the next video we will learn about some important directive principles. So have a nice day and thank you for watching this video.